हेडलाइंस के बाद एक बार रुख करते हैं आज की अहम खबरों का। अहम खबर दूसरे चरण की मध्य प्रदेश में 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर आज मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहले चरण की तरह ही फीका रहा है मतदान। पन्ना, गरियाबंद, निवाड़ी, बालोद, सतना, धमतरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जो न्यूली वेड्स है, जिनकी आज शादी थी, वो अपनी शादी को और ज्यादा खास बनाने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आई। 3 तस्वीरें देखिए, पन्ना, गरियाबंद और सतना की। तीनों जगह से कुछ एक ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहाँ पर जो नए दूल्हा दुल्हन है वो बाकायदा कुछ मंडप से आए और कुछ लोग अपनी रस्म को पूरा करते हुए, कुछ लोग बारात लेकर ही बाकायदा मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। और बालोद, निवाड़ी और धमतरी की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकले। और देखिए न्यूलीवेड की तस्वीर ये बालोद से भी है। अगर शुरू की 4 तस्वीरें अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए कितनी सुखद शानदार ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है आज के दिन में। और निवाड़ी और धमतरी से भी देखिए, यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में चिलचिलाती धूप में अपनी बारी का इंतजार करते हुए बढ़ चढ़कर महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति डाली है। और निवाड़ी से भी देखिए तस्वीरें, और बाकायदा वोट देने के बाद इस नीली स्याही को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने वोट दिया है तो अगले 5 साल आप सवाल पूछ सकते हो अपने इलाके को लेकर, कितना विकास हुआ है, कितना और जरूरत है। बाकायदा सांसद जी से आप सवाल पूछ सकते हो अगर आपने वोट दिया है, तो ये हक आपको मिलता है जब आप लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग हुई है। और त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ ये ऐसे राज्य है जहां पे बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 6 सीटों पर वोट कई दिग्गजों के साथ दांव पर लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहा है, जो चिंता का सबब लगातार बना हुआ है पहले चरण के मुकाबले भी, क्योंकि इस बार निर्वाचन आयोग की तरफ से काफी नवाचार किए गए थे, खूब कैंपेनिंग की जा रही थी। तो वहीं पर देखिए मतदान को लेकर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं आज की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान को लेकर जितना उत्साह फर्स्ट टाइम वोटर्स में है, उतना ही उत्साह कांकेर में रहने वाले सीनियर सिटीजन पर नजर आया, जहां पे मोटपार दखनी गांव में रहने वाले 91 साल के बिरजूराम नेताम पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट डाला। बिरजूराम ने आज़ादी के बाद से ही अब तक हर एक चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 81 साल के नवली निषाद ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट कास्ट किया है। और देखिए बाकायदा खूब सज धज कर, और यहाँ पे उनको पूरी तरीके से सहयोग, पूरा असिस्ट उनको किया जा रहा है। और क्योंकि यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर निकल कर सामने आती है, और कहीं ना कहीं एक संदेश भी है और अपील भी इन्होंने की लोगों से कि आए वोट डालें। हालांकि दूसरा फेज़ खत्म हो चुका है, तीसरे फेज़ के लिए हम अभी से ही अपील करते हैं और कुछ सबक सीखें ऐसे सीनियर सिटीजन से ही, क्योंकि मत का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है राष्ट्र के निर्माण के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए, आपके अपने हक के लिए। जुल्फिकार और ज्ञान जुल्फिकार राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ज्ञान शुक्ला सतना से। जुल्फिकार, क्योंकि आप कह रहे थे कि ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें राष्ट्र मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम आज के बयानबाजी को अगर हम सुने, टॉप लीडरशिप चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, क्योंकि उनका तो अब वो इस लेवल पे आ गए हैं, मंगलसूत्र धर्म को लेकर ज़्यादा ही चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है। क्या यही मुद्दे छत्तीसगढ़ में भी आपको नज़र आ रहे हैं या फिर वहाँ पर मुद्दे थोड़े से अलग है? देखिए, मुद्दों की अगर बात की जाए तो अपने मतदाता के अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से जिन चर्चाओं की बात है, जो वोकल है, जो मतदाता बोलता है, अगर उनसे अगर बात की जाए तो बहुत सारे इश्यूज पर वो बात करता हुआ नजर आता है। लेकिन उस पर आकलन करना कि ये सफोलॉजिस्ट का काम है कि कितने प्रतिशत मतदान कहाँ पे होगा, किसको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, लेकिन ये जरूर है कि मतदाता कि उसके मतदार को करना है, तो अगर वो सांसद को क्षेत्र का सक्रिय है
क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे इसलिए भी क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं होती हैं और उस क्षेत्र में अगर उस योजना का लाभ मिलता है तो निश्चित तौर से वहाँ की जनता को मिलेगा। अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई एजुकेशन हब बने, मेडिकल हब बने या दूसरी ऐसे चीजों मतलब PSUs का निर्माण हो या कोई ऐसी नई चीज हो तो उस क्षेत्र का, उस लोकसभा सीट का विकास होता है और वहाँ के क्षेत्र को लोगों को फायदा होता है। तो सीधे तौर से केंद्र सरकार से फायदे लिए जा सकते हैं। तो मतदाता स्थानीय मुद्दों के साथ साथ वो ये देख रहा है कि उसका नेता कितना मजबूत है, वो उस क्षेत्र के लिए कितना काम कर सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में कई सारे मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, राष्ट्रवाद भी है। जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है उसके अपने 10 सालों के काम है और वहीं अगर विपक्ष को देखें तो विपक्ष माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ऐसी तमाम बातों को लेकर जनता के बीच में वो जा रहे हैं। तो ये तमाम विषय लोगों के बीच में है, मतदाताओं के बीच में है। तो बहुत सारा जो मतदाता का वर्ग है वो बोल भी रहा है और बहुत सारा साइलेंट भी है। अब जो मतदाता साइलेंट है वो किस तरीके से वोट करेगा, वो किसकी बातों पे कनेक्ट हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा विषय होता है। छत्तीसगढ़ के अगर लिहाज से अगर बात करें, दूसरे राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में मतदान का प्रतिशत पिछले साल की तुलना, पिछले 2019 में जब मतदान हुआ था उससे कहीं ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मतलब साफ है कि यहाँ का जो मतदाता है वो मौजूदा चीजों से कहीं ना कहीं संतुष्ट है और उसमें उतना पुराना जो उत्साह था उसमें उस उत्साह से कहीं ज्यादा है। कहीं पे अगर मतदान प्रतिशत कम होता है तो ये भी नौसंस हो जाते हैं, ये भी बातें होती हैं कि वहाँ का जो मतदाता है वो उदासीन हो गया है, वो अपने नेतृत्व से खुश नहीं है और उसके मन में इस बात को लेकर बातें आ चुकी हैं कि उसको वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम ऐसा है और ऐसा ही सिस्टम बना रहेगा। जब ज्यादा मत प्रतिशत होता है तो तब ये होता है कि बदलाव की भी स्थितियां बनती हैं कि उत्साह इसलिए भी है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। 2019 के पहले 2014 की बात करें और 2014 के पहले 2009 की छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 56% मतदान हुआ था 2009 में। 2014 आया तो उस समय पे ये प्रतिशत सीधा बढ़ के 14 से 15%। तो वो दौर था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि थी और कैंपेन थी और बदलाव को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। फिर उसके बाद जो मतदान का प्रतिशत था वो 1% अगले चुनाव में, मतलब कि 2019 के चुनाव में 74.95% हो गया। मतलब 2014 की तुलना में मतदान का प्रतिशत बढ़ा और स्थितियां वैसी रही कि बीजेपी को जो सीटें जितनी थी 10 सीटें थी, 10 की जगह पे 9 हुई। अब की स्थिति में देखें तो इस बार भी मतदान का प्रतिशत 1% से ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो इसका आकलन उन पिछले 3 रिजल्ट्स के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का, जब मतगणना होगी कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने अपने किन मुद्दों पे कौन सी बातों को लेकर मतदान किया। जी बिल्कुल। ज्ञान शुक्ला, क्योंकि देखिए कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और बड़े ही एग्रेसिवली कांग्रेस भी कैंपेनिंग में लगी हुई है और बीजेपी अपने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जाती रही हैं और अब तो सीधा सीधा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और सीधा मंगलसूत्र तक इस तरीके से बीजेपी की तरफ से अब बहुत एग्रेसिवली प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इन मुद्दों से इतर बीजेपी और कांग्रेस से स्थानीय लोगों के मुद्दे क्या है विंध्य की अगर ओवरऑल बात की जाए तो? जी, मतलब मुद्दे जो है, मतलब आप ये समझ चलिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर, और चूंकि इस चुनाव को लगातार राष्ट्रीय चुनाव कहा जा रहा है। दीपिका, एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि मतलब अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें, जो वुमेन और मतलब स्त्री पुरुष के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही में संपन्न हुए उसमें महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज था, अगर सतना जिले की बात करें, लगभग 3% महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट दिए थे। और अभी तक शाम 5 बजे तक के आंकड़े आए हैं उसमें महिलाओं का परसेंटेज 1.5% नीचे आया है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 4.5% का वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंस आया है महिलाओं का पुरुषों की तुलना में कम वोटिंग का। तो जो जैसे लाडली लक्ष्मी बहना का विधानसभा चुनाव में एंटिसिपेट करके कोई भी ऐसा सोच नहीं रहा था, लेकिन 11th आवर में जिस प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना का टर्नआउट आया और तमाम सारी, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात करें, मतलब जो गरीबों के लिए, चाहे वो राशन की योजना की बात करें, चाहे आयुष्मान कार्ड की करें, और अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एकदम लेटेस्ट में लास्ट में किया कि 70 ईयर्स एंड अबव के रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड
उनका फाइनेंशियल कुछ भी बैकग्राउंड होगा, बट इफ अगर वो 70 साल से ऊपर के हैं तो उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो लगातार केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। स्थानीय मुद्दों पर मैंने तमाम भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह की सभा हो, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की हो, वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा हो, तमाम नेताओं की सभाओं को मैंने अटेंड किया, लेकिन कहीं पे भी स्थानीय मुद्दों को कहीं कोई तरजीह नहीं दी गई। आम जनता स्थानीय मुद्दों पे बात करना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो लगातार सिर्फ मोदी का चेहरा लेकर वो सिर्फ राष्ट्रीय भूमिकाएं, राष्ट्रीय योजनाएं और तमाम वो बातें कर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये मान चले कि वोटिंग परसेंटेज के डिटोरिएशन में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आम जनता है, मतलब सिर्फ आप जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं सिर्फ उनकी बात आप कर रहे हैं, जो यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है, जो ग्रामीण है, उसकी जो कनेक्टिविटीज की, जो उसके लोकल इश्यूज हैं। सतना में अगर आप नहर की बात कर रहे हैं तो किसानी के लिए, खेती किसानी के लिए एक बहुत बड़ा बेल्ट जो है बरगी योजना है, जिसमें जबलपुर से नर्मदा नदी का पानी आना है। वो मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है सतना जिले के एग्रीकल्चर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर है। चित्रकूट जो है एक ऐसा मतलब पॉइंट है, जैसे अयोध्या के बाद चित्रकूट का विकास होना चाहिए था, लेकिन ओवर द ईयर्स अगर आप चित्रकूट में आधा पोर्शन मध्य प्रदेश में है, आधा उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश का जो पोर्शन है उसकी तुलना में मध्य प्रदेश का जो चित्रकूट है वो बहुत ही डिप्राइव्ड है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको स्थानीय स्तर पर है, जिनकी बात तक की नहीं की गई चुनावों में। लगातार सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे, जो केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि लोगों की उदासीनता का। हमने बीच में भी एनडीटीवी में एक स्टोरी प्रसारित की थी जिसमें हमने ये बात दिखाई थी कि आमजन इस चुनाव में कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट नहीं कर रहा है। अगर पॉलिटिकल रैलीज की या पॉलिटिकल कार्यालयों को बात छोड़ दें, उन पार्टी के फॉलोअर्स की बात छोड़ दें, तो जो आम जनता थी कहीं ना कहीं उसका उदासीन रवैया, ये जो वोटिंग परसेंटेज का डाउनफॉल है, वो कहीं ना कहीं जनता में उदासीन रवैया रहा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी में लैप्स था, जिसके कारण से ये वोटिंग परसेंटेज में डाउनफॉल देखा गया। जी दीपिका। ठीक है, ठीक है। ज्ञान और जुल्फिकार, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। कुछ और खबरों से दर्शकों को रूबरू कराते हैं। मऊगंज की बात करते हैं, जहां पे लोकसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। मऊगंज में मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और अपने घरों से निकलकर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, बाकायदा व्हील चेयर में जाकर बुजुर्ग इस लाठी का सहारा लेते हुए मतदान केंद्र पहुंचे। मुद्दा तो हमेशा राष्ट्र का रहा है। हमने राष्ट्र हित में वोट किया है, अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने वोट किया है। साथ ही एक अच्छी सरकार के लिए हम अपने देश के लिए वोट करें और मेरा सभी से अपील है कि सब लोग अपने घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यहाँ विकास हो, मऊगंज में अच्छी विकास हो, हम लोग खुश रहें। धूल खाते खाते यहाँ दम घुट गया। यही हमारा अरमान है कि मतलब सरकार बढ़ेगी, हमारा नाम मतलब उस वोटर लिस्ट में आएगा और सब कुछ सुविधा मिलेगी। सहयोगी जुल्फिकार के साथ राजधानी रायपुर में बीजेपी लीडर मौजूद है। जुल्फिकार, जरा बातचीत करिए उनसे। जी, मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और प्रवक्ता भी कहें केदार गुप्ता जी हैं। केदार जी, दूसरे राज्यों की तुलना में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर दिख रही है मतदान के प्रतिशत में, इसे किस तरीके से आप लेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की जो पहली सरकार थी भूपेश बघेल जी का, उसमें आतंक था, अपराध था, नक्सलवाद था और घोटाले भ्रष्टाचार की सरकार थी। अब जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, सबके काम हो रहे हैं साए साए। डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारंटी पूरी हो गई। 145 लाख टन हमने धान खरीदा, 33,000 करोड़ का होता है और एक साथ पैसा भेज दिया। उसका 13,216 करोड़ रुपए बोनस बनता है, वो भी एक साथ भेज दिया। 2 साल का बोनस बाकी था 3,726 करोड़, वो भी भेज दिया। और 1310 करोड़ लगभग महतारी वंदन योजना का 2 महीने का भेज दिया। 8,719 करोड़ रुपए 18 लाख आवास की किस्त भेज दी, 18 लाख गरीबों को मकान। तो सब निकल रहे हैं, कमल खिलाना है, कोई घर में बैठ ही नहीं रहा है। सारे के सारे इतनी गर्मी में भी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने, मोदी की गारंटी को उन्होंने पूरा किया तो उनके हाथ मजबूत करने घर से निकल रहे हैं। प्रतिशत बढ़ रहा है और अच्छा प्रतिशत आएगा। मतलब आपने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जा रहा है, इसी वजह से ये उत्साह है। तो मेरा एक सवाल है कि दूसरे राज्यों में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, वहां पे मतदान प्रतिशत कम नजर आ रहा है, तो इस पे क्या
देखिए, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है अभी उसके पूरे प्रतिशत आने बाकी है, और मुझे ऐसा लगता है जब पूरे प्रतिशत आएंगे तो वहां पर भी चुनाव का परसेंटेज बहुत होगा। मैं छत्तीसगढ़ के परसेप्शन में जरूर कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में नई बहार चल रही है, नई बयार आई है। नौजवान जो पहली बार वोट देने के लिए आ रहे हैं वो भी मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए ललायित है। वो तो इंतजार कर रहे थे कब 26 तारीख आएगी और वोट देने जाना है। ये आपने सुना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, नेताओं का ये मानना है कि जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया गया। उसका प्रतिफल ये है कि लोग उत्साहित होकर अपने घरों से निकलकर पोलिंग में, तो ये योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसका ये प्रतिफल है। जी तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए अपने जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि 11 की 11 सीटें जीतने को लेकर बीजेपी लगातार धुआंधार कैंपेनिंग करती हुई नजर आई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी जबरदस्त टक्कर जो है वो देती हुई नजर आ रही है। जुल्फिकार, जरा ये सवाल पूछिए, जरा कितने सीटों को लेकर आश्वस्त हैं? क्योंकि बस्तर में जब वोटिंग हुई थी तो उस वक्त कवासी लखमा बड़े ही जोर शोर से वो कहते हुए नजर आए थे कि बेशक पूरे देश में मोदी मोदी हो, लेकिन बस्तर में दादी का ही जलवा जारी रहेगा। बिल्कुल, ये कांग्रेस के अपने दावे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे। हम खुद ही पूछ लेते हैं केदार जी से, क्योंकि हालांकि आपका जवाब लगभग सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में 4 लोकसभा सीटें हैं। इन 4 में से कितनी सीटें आपकी? मैं 4 की बात नहीं कर रहा, मैं तो 11 की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक नारा हमारा और है, हम नहीं बनाया है, हम ही संवारेंगे। उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं। 2018 में हम विधानसभा की चुनाव हारे, 68 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई। तुरंत 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, हमारे पास 9 लोकसभा थी, हम सिर्फ 2 हारे थे। और अब तो हमारी सरकार 54 सीटें दी है, और पंजा छाप कांग्रेस का हाल पूरे देश में जनता ने देख लिया है, समझ लिया है, और निश्चित रूप से ये 4 में 4 आएंगी और 11 में 11 आएंगी। छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के लिहाज से एक गढ़ हो गया। जब से राज्य बना, भारतीय जनता पार्टी या 10 जीत रही है या 9 जीत रही है। इसके पहले 2019 के जब चुनाव हुए तो 74.95% मतदान हुआ। उसके पहले अगर देखा जाए तो जो मतदान का प्रतिशत करीब 1% कम था 2014 के चुनाव में। तो हर साल 2009 में चुनाव हुए थे तो करीब 58% के आसपास मतदान हुआ था। तो मोदी जी की जो लहर थी उस दौरान अगर देखें तो जब 14 में चुनाव हुए तो 15% के आसपास मतदान प्रतिशत बढ़ा, जिसमें बीजेपी ने 10 सीटें जीती। फिर मतदान प्रतिशत और बढ़ा, बीजेपी की 1 सीट घट गई। इस बार भी मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, इस बार ऐसा लग रहा है कि जब मतदान अगर बढ़ रहा है तो जो 9 सीटें हमारे पास थी वो 11 सीटें आएंगी। और मतदान बढ़ने का कारण है मतदाता जागरूक हो चुका है और उसे मालूम है कि भारत देश विश्वगुरु की ओर बनने की ओर बढ़ रहा है। भाजपा माननीय नरेंद्र मोदी जब शासन में आए तो 10वीं अर्थव्यवस्था थी विश्व में भारत की, आज वो 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। और मोदी जी का विजन तो 2045 तक है, आने वाले 5 सालों के लिए वो कहते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो अपना विजन वो बताते हैं। वहां पर एक इलाका है नक्सल प्रभावित इलाका, वहां पे बड़ी संख्या में आज लोग घरों से बाहर निकले, वोट कास्ट किया है, लेकिन वो इलाका ऐसा है जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो ऐसे कैसे संवर रहा है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं? बिल्कुल, ये सवाल हम कर लेते हैं, क्योंकि अगर देखें तो राज्य बनने के बाद 15 साल तक आपकी सरकार रही और जो सांसद हैं वो लगातार जब से राज्य बना बीजेपी के हैं। छत्तीसगढ़ का बहुत सारा ऐसा इलाका है जो अभी अछूता है। कांकेर के अंदरूनी इलाकों में देखें तो विकास नहीं पहुंचा, बस्तर के इलाके हैं, राजनांदगांव के हैं। और अब आप जो दावा है कि हमने बनाया, हम ही संवारे, तो ये किस तरीके से इसको संवारा और कहाँ पे चूक रह गई? देखिए, अगर मैं आपको विकास की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जब 15 वर्षों तक हमारी सरकार थी ना तो 55,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई। जो 29,000 स्कूलें थी ना वो लगभग 58,000 स्कूल हो गई, 10 मेडिकल कॉलेज हो गए, और हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी, IIT यूनिवर्सिटी, IIIT यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजों की स्थापना भाजपा के शासनकाल में हुई। तो मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ को हमने संवारा था। ये 5 वर्ष जो भूपेश बघेल सरकार के थे, इसमें विकास रुक सा गया था और भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा था।
फिर से साए साए हो रहा है जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है। दीपिका, छत्तीसगढ़ में ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हो ये कि ये शब्द जो क्वाइन हुआ है कि साए साए, विष्णुदेव साय, तो उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है। और हम और कोशिश कर लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं चुनाव को लेकर, कुछ और बीजेपी के नेताओं से बात करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि छत्तीसगढ़ में मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो फाइनल आंकड़े आएंगे, जो तस्वीरें हमने छत्तीसगढ़ में देखी है, ऐसी कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश में भी देखते हैं। ज्ञान शुक्ला एक तरफ हम चांद पर जाके अपने झंडे को गाड़ते हैं, ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं। लेकिन आज ये एक वो भी तस्वीर निकलकर सामने आती है जहां पे अभी तक सड़कें नहीं पहुंची है, शिक्षा स्वास्थ्य का अभाव लगातार नजर आ रहा है। तो क्या ये मुद्दे गौण हो जाते हैं चुनाव में? ज्ञान, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आवाज, दीप का आवाज आ रही, प्लीज दोबारा क्वेश्चन पूछ जी जी, सवाल ये था, एक तरफ हमारे वैज्ञानिक जो है एक के बाद एक तमाम उपलब्धियों को छू रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे झंडा जो है वो उसको गाड़ा जा रहा है ऐसे, और सेना के लिहाज से हर एक क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है आज़ादी के 75 साल के बाद भी अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, इसके बावजूद जो है मूलभूत सुविधाओं से बहुत सारा इलाका ऐसा है जो वंचित है। तो क्या ये मुद्दे चुनाव के समय में नदारद रहते हैं, इस मुद्दों का कोई असर नहीं होता है? दीपिका, इन मुद्दों का असर होता ही है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि विंध्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मतलब सतना से लेके सिंगरौली तक, मतलब ये आप मान लीजिए पावर का, सिंगरौली पावर का बहुत बड़ा हब है, हम सीमेंट के बहुत बड़े हब में खड़े हैं। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी रीवा से आते हैं और आज रीवा के अंदर ही अभी 45% जो वोटिंग टर्नआउट है। तो आप ये समझ सकते हैं रीवा जो मतलब संभागीय मुख्यालय है, संभागीय मुख्यालय से अगर सिंगरौली जाना है तो लगभग पिछले 20 सालों से आज तक वो रोड नहीं बन सकी है। और मतलब रीवा से सिंगरौली जाना आज भी आपके लिए एक बहुत ही टेढ़ी कड़ी रास्ता है। तो आज अगर अपन बात करें चित्रकूट की, अपन यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे, देखिए जनता सामने आकर बहुत एक्सपोज होकर बहुत सारी बातें सामने नहीं आई। और मैं लगातार इस बात को कवरेज करते हुए पूरे विंध्य क्षेत्र को हमने कवरेज किया और लगातार ये बात बोलते रहे कि जनता इस बार काफी मौन स्थिति में थी। और जनता का मौन जो है, मतलब जिस बात की आशंका थी कि वोटिंग टर्नआउट इतना कम हुआ, मतलब इतने एफर्ट्स करने के बाद केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, लोकल लेवल पे स्वीप एक्टिविटीज, उसके बावजूद तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझ रही है कि भैया आप हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं, चाहे वो रोड के हों, चाहे सड़क के हों, जो पानी के हों, मतलब आप सतना जिले के अंदर हमने कुपोषण पे बहुत सारी स्टोरीज बनाई। बहुत सारे गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर पानी पीना अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। जनवरी और फरवरी के महीने में वहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। जहां पर हैंडपंप्स थे, हैंडपंप्स की जगह मोटर डाल दी गई और मोटर डालने के बाद एक सबसे बड़ा विडंबना ये हुई कि मोटर डालने के बाद उन गांवों में बिजली की सप्लाई नहीं हो पाई। तो हमने वो स्टोरीज भी एनडीटीवी पे चलाई जहां पर लोग जो है खेतों का पानी छान कर पीने पर मजबूर थे। हमने अभी मझगवा बेल्ट की, चित्रकूट का जो तराई बेल्ट है, वहां की हमने स्टोरीज चलाई जहां पर दिखाया कि एक एक बूंद पानी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के हैं, जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसके आसपास के क्षेत्र में, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे पानी का संकट ना हो। तो बेसिक जो समस्याएं हैं वो आजादी के 75 साल बाद भी अमृत महोत्सव की तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। दिल्ली भोपाल में बैठे हुए आला अधिकारी जब बात करते हैं, आप किसानों के पास जाइए, आप उनसे एमएसपी की सही असलियत पूछिए। तो आज एमएसपी पे जब किसान वहां पर अपना अनाज बेचने की जाता है तो उसके पास, उसको चाहे वो तुलाई के नाम पे हो, चाहे प्रायोरिटी के नाम पे, उससे पैसा मांगा जाता है। किसान वो बात लगातार बोल रहा है, ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है। मतलब आप ये बात समझ चलिए कि ये लोकसभा का चुनाव केंद्रीय चुनाव बताकर लगातार लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप दिल्ली की सरकार देखिए, मोदी जी का चेहरा देखिए और दिल्ली की योजनाएं देखिए। स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की जो समस्याएं उसकी हैं, कहीं भी, चाहे जितने भी पार्टी के नेता हों, वो स्थानीय स्तर पर, स्थानीय मुद्दों पर जो आम जन की कनेक्टिविटी है, कहीं ना कहीं उस कनेक्टिविटी से वो दूर रहे, जिसका ये खामियाजा ये रहा कि वोटिंग परसेंटेज के रूप में जनता ने कहीं ना कहीं उदासीनता दिखाई है। जी दीपिका।
तो चलिए कम से कम इस बार उम्मीद करते हैं कि जो ये वोट का परसेंटेज गिरा है इसके मायने एक संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता की तरफ से की गई है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।